हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर से अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं इन द प्री प्रिपेयर्ड सीरीज फॉर बीपीएससी यूपीएससी एग्जामिनेशन। आपको पता है आने वाले कुछ महीनों में, महीने भी नहीं बचे, हफ्ते बचे हैं, बीपीएससी का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है 30 सितंबर। तो इसीलिए हमने ये प्री प्रिपेयर्ड सीरीज आपके लिए तैयार की है ताकि डेली आप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहें आने वाले एग्जाम के लिए। लेक्चर शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए है। देखिए, यहाँ पर जो हमारी वेरोनिका मैम है, उन्होंने एक बीपीएससी टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है जो कि 1 सितंबर से शुरू होने वाला है। बीपीएससी टेस्ट सीरीज में डेली आप जो भी सब्जेक्ट्स कवर करते जा रहे हैं, रिवीजन करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, आप रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इस टेस्ट सीरीज में, जिसके लिए आपको दिया जाएगा 1-on-1 मेंटरशिप फॉर द बीपीएससी अपकमिंग एग्जामिनेशन। एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा जहाँ पर आपको ऐड किया जाएगा। वहाँ पर वेरोनिका मैम आपके पर्सनली 24/7 सारे डाउट्स एग्जाम तक कवर करेंगी। एंड आपको करना क्या है, सिंपली ये जो कोड दिया है इसको किसी भी पेमेंट ऐप के थ्रू स्कैन करना है। पेमेंट ₹499 की है, यानी कि फीस बहुत अफोर्डेबल रखी है हमने बीपीएससी टेस्ट सीरीज की। जब मार्केट में आप देखोगे 20 to 30,000 के बीच में रेंज में यहाँ पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वहीं हम सिर्फ 499 में आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। जैसे ही आप स्कैन करके पेमेंट करेंगे, आपको आपका रिसीट इस नंबर पे, इस मोबाइल नंबर पे भेजना होगा विद अ स्क्रीनशॉट भेजने के बाद वहाँ हमारी टीम आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करवा देगी और वहाँ से आपकी तैयारी की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। 1 सितंबर से आपकी ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट है। देखिए, सीट्स हमने लिमिटेड ही रखे हैं, तो इसीलिए जितनी जल्दी सीट्स आप ग्रैब कर लेंगे, इनरोल कर लेंगे, उतना जल्दी आपको एंट्री भी मिल जाएगी और आपकी तैयारी उतनी ही पहले शुरू भी हो जाएगी। दैट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बाय आरबीआई लुक्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट। देखो, ये हमेशा पॉइंट याद रखना कि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम में आते हैं, तो आपके पास एक लीवरेज, अगर आप तैयारी अपनी टाइम से बढ़िया तरीके से कर सकते हैं ना, तो इस तैयारी की वजह से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। मैं आपको अभी फिर से बताने की कोशिश कर रही हूँ, बीपीएससी के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसीलिए जितना जल्दी आप तैयारी शुरू करें, जितना जल्दी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें, उतना ज़्यादा फेवरेबल रिजल्ट आपके लिए होगा। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा तैयार की जाती है। देखो, नाम से ही पता चल रहा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ओके, अब ये किन एस्पेक्ट्स को देखती है? आर द लेवल्स ऑफ बैड लोन्स विद इन मैनेजेबल लिमिट्स? Are different sectors of economy able to get credit for economic activity? Do Indian banks have enough capital to run their operations? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ईजी है, इसका आंसर सिर्फ आप इंटेलिजेंट गेस के थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसको आंसर कीजिए, 5 सेकंड्स का आपके पास यहाँ पर टाइम है। लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। ऑल राइट, सो लेट्स हैव अ लुक एट द करेक्ट आंसर ओवर हियर। द करेक्ट आंसर इज डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। यही मैंने बार बार आपको कह रही थी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात हो रही है, यानी कि अगर बैड लोन्स का लेवल विद इन मैनेजेबल लिमिट्स है तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर की जा सकती है। बैड लोन्स मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो लोन्स अभी रीपे बैक नहीं किए हैं। अगर जो बैड लोन्स हैं वो लिमिट में है तो आप अपने रेवेन्यू को मैनेज कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर्ड रहेगी। डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर एबल टू गेट क्रेडिट फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर इतना क्रेडिट इकोनॉमी में अवेलेबल है कि इंडस्ट्रीज को अपने एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए वो लोन, वो क्रेडिट मिल पा रहा है इजीली, तब भी हम कहेंगे कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर्ड है। एंड डू इंडियन बैंक्स हैव इनफ कैपिटल टू रन देयर ऑपरेशन? अगर बैंक में पैसा है तभी तो वो अपना डेली हमारी इकोनॉमी स्मूथली चल पाएगी, तो उससे भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर्ड की जा सकती है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था इंडियन इकोनॉमी में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आरबीआई प्राइमरीली फैक्टर्स इन होलसेल इन्फ्लेशन। देखो, इन्फ्लेशन के ऊपर हर साल क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है, तो इसको मिस मत करना। आरबीआई प्राइमरीली फैक्टर्स इन होलसेल इन्फ्लेशन while making its bi-monthly monetary policy. A broad-based domestic and global economic recovery can lead to rise in inflation. ये बहुत easy क्वेश्चन हो सकता है अगर आप स्टेटमेंट 2 को ढंग से पढ़ें। तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको बताना है। लेट मी नो, फटाफट से 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। करेक्ट आंसर कौन सा है, जल्दी से बताओ। ऑल राइट, चलो, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी। इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि स्टेटमेंट 2 इज
करेक्ट। ब्रॉड बेस्ड डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी कैन लीड टू राइज इन इन्फ्लेशन। जब इकोनॉमिक रिकवरी मैक्रो लेवल पर आपकी हो रही हो तो उस केस में इकोनॉमी प्रॉस्पर करती है। इन दैट केस इन्फ्लेशन बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि रिकवरी हो रही है इकोनॉमी की, तो इन्फ्लेशन की चीज़ों की प्राइस बढ़ेगी, तभी इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड पैसा इन्फ्यूज़ होगा। जब लिक्विड पैसा ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्यूज़ होगा, रिकवरी और स्ट्रॉन्ग होगी। इसलिए हमेशा याद रखना, जब भी इकोनॉमिक रिकवरी की बात आती है इन्फ्लेशन होता ही होता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पैसा चाहिए होता है जल्दी से जल्दी रिकवर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ये आपका हिंदू न्यूज़पेपर में काफ़ी रहता है। अगर आप इस न्यूज़पेपर को डेली पढ़ते हैं शिद्दत से तो आप इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर सकते हैं। ये इकोनॉमी पेज में हिंदू न्यूज़पेपर के काफ़ी बार टॉपिक रहता है। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड रिस्क कैपिटल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑन नॉन कमर्शियल बेसिस। In India, the first DFI was operationalized before independence with setting up of Industrial Finance Corporation. During the pre-liberalized era, India had DFIs that were primarily engaged in development of industry in the country. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ये डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के ऊपर एक स्टैटिक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बहुत ईजिली आप इसको आंसर कर सकते हैं अगर आप इंटेलिजेंट गेसिंग यहाँ पर यूज़ करते हैं। ऑल राइट, तो देखें 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, फटाफट से आंसर कीजिए क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है बी, दैट इज स्टेटमेंट 1 and 3 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 और 3 बिल्कुल करेक्ट है। अब सेकंड स्टेटमेंट गलत क्यों है? बिकॉज डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो होता है, जिसको हम डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेवलपमेंट बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे होता क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के दौरान जो भी रिस्क कैपिटल होता है ना, जो भी कैपिटल आपको एज इन्वेस्टमेंट, एज एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टमेंट के तौर पे चाहिए होता है, वो डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड करता है। क्योंकि रिस्क क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि पता नहीं ना कि जो आप डेवलपमेंट एफर्ट्स ले रहे हो वो सक्सेसफुल होंगे भी या नहीं एक इकोनॉमी में, है ना। अब प्री लिबरलाइज्ड एरा, जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन नहीं आया था, उससे पहले इंडिया के पास डीएफआईज हुआ करते थे, जो कि बस कंट्री के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में सोचते थे। पहला डीएफआई जो था वो 1948 में ऑपरेशनलाइज हुआ था, और जैसे ही इसको ऑपरेशनलाइज किया गया था, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन को भी सेटअप किया गया था, ठीक है। तो इसीलिए आपका स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो जाता है, ठीक है। बिफोर इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है ये, हम प्री लिबरलाइज्ड एरा की बात कर रहे हैं और इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था, ओके। कमिंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। अगेन इकोनॉमिक क्वेश्चन है, पार्टिसिपेटरी नोट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। पार्टिसिपेटरी नोट्स, पी इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट में इट इज़ अलाउड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट? डेट इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव और हाइब्रिड सिक्योरिटीज़। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। ऑल राइट, लेट्स हैव अ लुक। 5 सेकेंड्स का टाइम है देखो बच्चों आपके पास। चलो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। अब ये पी नोट्स होते क्या हैं? देखो, पी नोट्स होते हैं फाइनेंशियल, जो आपके पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके द्वारा इशू किए जाते हैं, रजिस्टर्ड एफपीआईज के द्वारा इशू किए जाते हैं, जो ओवरसीज बाहर के इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं ना, उनको इशू किए जाते हैं, जो इंडियन स्टॉक मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। डायरेक्टली वो इंडियन स्टॉक मार्केट में नहीं रजिस्टर होना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि अभी हम परमानेंटली इन्वेस्ट करेंगे या टेम्प्रेरी बेसिस पे है। तो उस केस में वो पी नोट्स ले सकते हैं। पी नोट्स के थ्रू वो इंडिया के इक्विटी में, डेट में, हाइब्रिड सिक्योरिटी, डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए इसको पार्टिसिपेटरी नोट्स बोलते हैं, बिकॉज परमानेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अभी इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, ओके। तो मतलब बेसिक कॉमन, अगर आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग अगर चीज़ों की हो जाए ना, चीज़ें समझ आ जाए, तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारा जो पीडीएफ है ना इस लेक्चर का, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जिसका नाम है प्रॉक्सी ज्ञान। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड। देखो आप नॉर्मल बैंक में जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पर आपको एनएसएसएफ के बारे में भी बताया जाता होगा। तो जैसे कि मैं अभी जाती हूँ बैंक ऑफ इंडिया में, तो वहाँ भी मुझे एनएसएसएफ के बारे में समझाया जाता है। जो बैंक ओम्बड्समैन होते हैं वो आकर आपको, अगर आपके अकाउंट में सफिशिएंट मनी है तो वो आके आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं। तो यहाँ पर द क्वेश्चन इज, consider the following statements regarding NSSF. All deposits under small saving schemes are credited to the Consolidated Fund of India. Some part of deposits in the fund is invested in special government securities as per the norms decided by RBI. Transactions through NSSF does not impact the fiscal deficit of center directly. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है?
फटाफट से आपको इसका 5 सेकंड में आंसर देना है। फटाफट से सोचिए। देखिए मैं 5 सेकंड का टाइम क्यों दे रही हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम में ना 7 सेकंड्स के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। आपकी रीडिंग कैपेसिटी और रीडिंग स्किल्स उतनी शार्प और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, है ना। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है डी, दैट इज कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली स्टेटमेंट 2 and 3 करेक्ट है। देखो जब भी एक्सट्रीम वर्ड आता है ना, ऑल, ठीक है, या ओनली, ये एक्सट्रीम वर्ड है जो 99% केसेस में ये स्टेटमेंट्स गलत होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एनएसएसएफ को 1999 में स्टैब्लिश किया गया था। स्मॉल सेविंग कलेक्शंस को इस फंड में डाला जाता है, ठीक है, जिसको बाद में आप इकट्ठे बाहर भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें जब बात आती है ना ऑल डिपॉजिट्स, वो गलत है। स्मॉल डिपॉजिट, स्मॉल सेविंग्स आपके अकाउंट से ली जाती है और यहाँ पर सेविंग फंड में इन्वेस्ट की जाती हैं। दैट इज़ वाई फर्स्ट स्टेटमेंट इज गलत, ये ऑल वाला स्टेटमेंट गलत है। तो ये था हमारा आज का प्री प्रिपेयर्ड सीरीज। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट कि हमारी बीपीएससी टेस्ट सीरीज जल्द स्टार्ट होने वाली है 1 सितंबर से। बहुत लिमिटेड टाइम है, तो हो सके जल्द से जल्द अपना इनरोलमेंट कर लीजिए। आपको कोड स्कैन करना है, 499 इज जस्ट द पेमेंट अमाउंट एंड बहुत अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज़ है। वेरोनिका मैम लेकर आई है आपके लिए, जहाँ एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा। आपके एग्जाम तक आपको पर्सनल मेंटरशिप दी जाएगी। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपको रिसीट इस नंबर पे व्हाट्सएप करनी होगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर फॉर टुडे। थैंक यू।